हेलो बच्चों, कैसे हो सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और हिंदी में उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, एक मिनट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये फेलिक्स सोरियो की पेंटिंग। ठीक है, जो आप ऊपर देख सकते हो। और फेलिक्स सोरियो की ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में। और इसी फिगर के अंदर में, ठीक है, इसी इमेज के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इस इमेज की, जैसे कि फ्लैग्स, ये सारे लोग कौन कौन से कंट्री के लोग हैं, ये हेवन से जीसस क्राइस्ट, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इन सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है इस इमेज के अकॉर्डिंग, जो कि आपको नीचे समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो हमें देखना है इस फिगर में, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ध्यान से फिगर को देखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी बुक को देखें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश बुक को देखें। ठीक है, इससे दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी। सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये है, येलो पार्ट देखिए आप। इन 1848, Félix Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made of a democratic and social republic, as he called them. ठीक है, 1848 में फेलिक्स सोरियो ने चार, ठीक है, फेलिक्स सोरियो ने 4 इमेजेस की एक सीरीज बनाई, एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, जिसे उसने नाम दिया द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, और हिंदी में उसे बोलते हैं विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य। ठीक है, और इस पेंटिंग का उसने नाम दिया द पैक्ट बिटवीन नेशन। ओके, द पैक्ट बिटवीन नेशन, राष्ट्र के बीच संधि। अब इसका मतलब क्या है, द पैक्ट बिटवीन नेशन का मतलब क्या है, पहले समझते हैं। द पैक्ट बिटवीन नेशन का मतलब ये है बच्चों कि ये आप जो लंबी सी ये जो लाइन देख रहे हो ना, इसमें किसी एक नेशन के लोग नहीं हैं। एक्चुअली में इस पूरे के पूरे लंबे लाइन में बहुत सारे नेशन के लोग हैं, जिसमें आता है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लोम्बार्डी। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें लोग आते हैं, यूरोप के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग इसमें कनेक्टेड हैं। और इसी को बोला गया है द पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी कि इन सारे नेशन के बीच वाला समझौता, कि कैसे इन सारे नेशन ने बीच में समझौता किया, एक साथ समझौता किया, और साथ ही साथ एक साथ समझौता करने के बाद यूरोप के फ्यूचर के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया कि कैसे यूरोप को एक हम नेशन स्टेट, यूरोप में आने वाले सारे कंट्रीज़ को हम एक नेशन स्टेट के तौर पर डेवलप करेंगे। जो कि जाहिर है आप समझ सकते हो कि पूरे यूरोप में जितने भी कंट्री हैं, ठीक है, वो सारे नेशन स्टेट नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो फेलिक्स सोरियो को भी ये बात पता थी 1848 में, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसने अपने इस सपने को, ठीक है, यूटोपिया का नाम दिया। क्लियर है, उसने अपने सपने को यूटोपिया का नाम दिया। यूटोपिया का मतलब होता है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसा विज़न, एक ऐसा सपना, ठीक है, सोसाइटी का जो कि इतना अच्छा है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़, इसके पूरे होने की पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर हो, उसे बोलते हैं हम लोग यूटोपिया, कल्पनादर्श। ठीक है, अब अगला चलते हैं, सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। और सेकेंड टॉपिक में आप ये देख सकते हैं कि इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग, ठीक है, यानी कि इस वाले पूरे लाइन में, ठीक है, इस वाले पूरे लाइन में यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं कि एक साथ एक लंबी लाइन बना करके इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं और इसे होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इसकी वंदना कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं। और लाइन बाय लाइन पूजा करके ये आगे की तरफ ऐसे करके, देख रहे हो ये लाइन पतली सी, ये बढ़ जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पर्सनफाइड। इसका मतलब है कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ही देखा था, ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने हमेशा, ठीक है, लिबर्टी को यानी कि आज़ादी को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखा था। ठीक है, फीमेल फिगर के तौर पर देखा था उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ होती है ना भारत माता, ठीक है, हम भारत को किस रूप में देखते हैं, एक फीमेल फिगर के तौर पे देखते हैं। उसी तरीके से फ्रांस रेवोल्यूशनरीज भी अपने देश को, ठीक है, अपनी आज़ादी को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखते थे, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के तौर पे देखते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूरोप और अमेरिका के लोग
दिखाए गए हैं जो सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के हैं। सामाजिक वर्ग मतलब वो सभी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, यानी कि सभी सामाजिक वर्गों के हैं। स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में, एक लंबी लाइन लगा करके स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आते हैं और वंदना करते हुए आगे जा रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे, वही महिला का रूप ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रदान करते थे। अब इसमें देखने वाली बात यह है, अगले वाले लाइन में आपका है, ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने दो चीज़ें अपने हाथ में होल्ड करके रखा है। सबसे पहला ये है आपका ये, ठीक है, इसे बोलते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय की मशाल। ठीक है, ज्ञानोदय की मशाल, यानी कि ये मशाल काम करता है इनलाइटमेंट फैलाने का, ज्ञान फैलाने का लोगों में, लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का काम करता है ये। ठीक है, और दूसरे हाथ में इनका है, ठीक है, इनके दूसरे हाथ में इन्होंने पकड़ के रखा है चार्टर ऑफ मैंस राइट, ठीक है, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि चार्टर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्टर वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डजेंट मैटर वो मैन को किए जाएँ, वुमेन्स को किए जाएँ, लेकिन जब भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में अगर राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे हम चार्टर, ठीक है, मैंस। अब यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने पकड़ा हुआ है चार्टर ऑफ मैंस राइट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने पकड़ा है चार्टर ऑफ मैंस राइट, ठीक है। आगे देखते हैं उसी के नीचे आप यहाँ पर गौर करिएगा, उसी के नीचे आप यहाँ पर जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये सारे जो अवशेष हैं ना टूटे हुए, सैटर्ड, दैट्स वर्ड सैटर्ड, ठीक है, ये सारे टूटे बिखरे हुए अवशेष यहाँ पर मोनार्की के पड़े हुए हैं। ये सारे सिंबल्स हैं मोनार्की के, ठीक है, उनके क्राउन्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनके बैचेस हैं, ठीक है, और ये सारे अब तोड़ के ज़मीन पर फेंक दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने मोनार्की को छोड़ दिया है और हम अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं। सैरियो की कल्पनादर्श यानी कि वही यूटोपिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, सैरियो की यूटोपिया में उसने इमेजिन किया है, ठीक है, कि दुनिया के लोग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनको पहचान ना उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है, ठीक है, जिनकी पहचान उनके राष्ट्रीय पोशाक और उनके कपड़ों से होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस पूरे के पूरे फिगर पे, ठीक है, तो आप समझ में आएगा कि इन सारे लोगों के कपड़े पोशाक अलग हैं, इनके फ्लैग्स अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस वुमेन को देखिए, इसके कपड़े अलग हैं, ठीक है, यहाँ पर इन वुमेन्स को देखिए, इनके कपड़े अलग हैं, यहाँ पर इस वुमेन को देखिए, इनके कपड़े अलग हैं। इसका मतलब है ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे यूनाइटेड होके आज एक साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आए हैं ताकि ये सारे के सारे लोग मिल करके, ठीक है, एक यूनिटी की भावना पैदा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कौन कौन देश, अब पॉइंट थर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग अब, ठीक है। चलो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों वैसे मार्क करते जाना बुक पे आप लोग, और साइड में नोट्स भी लिखते जाना। आगे ये है कि यूनाइटेड स्टेट, अब नाम ध्यान देना बच्चों, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट स्विट्ज़रलैंड, जो 1848 से पहले इनको स्टेट बना दिया गया था। 1848 से पहले इनको नेशनल स्टेट बना दिया गया था। इसका मतलब ये है कि इसके बाद यूरोप के अधिकतर कंट्री नेशन स्टेट बनते हैं। तो सबसे पहले इस लंबी सी लाइन में सबसे पहले, ठीक है, अगुवाई जो कर रहे हैं, सबसे पहले जो लाइन में आए थे वो कौन थे, हाँ, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं उसके बाद कौन है, उसके बाद उसके पीछे से है फ्रांस। फ्रांस जो कि अपने क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। यहाँ पर देखिए, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय देयर रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, और वो अपने 3 रंगों वाले झंडे से पहचाना जा सकता है, ठीक है। और उसके जस्ट पीछे कौन है, जर्मनी, जिसने भी 3 रंगों का झंडा लिया है, लेकिन उसके 3 रंगों वाले झंडे में ब्लैक है, रेड है और गोल्ड फ्लैग है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर भाई, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग मिला आपको। और ये कौन सा है, ये है फ्रांस का, और अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग इधर से निकल के जा चुके हैं। आगे देखते हैं, ठीक, चलो अब यहाँ पर पॉइंट समझ लेते हैं हम, ठीक है, और चौथे पॉइंट समझ करके इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो चौथे पॉइंट में ये है कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन था,
यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन था, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, सबसे पहले कौन था, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद फ्रांस, क्लियर, ठीक है, और फ्रांस के पीछे कौन है अब, जर्मनी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पतली सी लाइन ना यहाँ से जाती हुई दिखेगी, दिख रहा है, ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये लोग यहाँ से आ रहे हैं और इधर से लाइन बना के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, आप ध्यान से गौर करोगे तो यहाँ पर आपको अमेरिका का फ्लैग हल्का दिखेगा, ठीक है, और ये है फ्रांस का फ्लैग, ठीक है। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, ये हैं जर्मनी वाले, जिनका फ्लैग का जो कलर है वो किस तरह का है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके पीछे जो लोग हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं, चलो आप ये इमेज देखते रहिएगा, आपके लिए सही है, और यहाँ से मैं पढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं समझाते चलता हूँ। तो उसके बाद कौन है, जर्मनी बेयरिंग अ ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, ठीक है। उसके बाद कौन है, जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। अब ये जर्मन लोगों के पीछे जो लोग आ रहे हैं वो सारे के सारे इन राष्ट्र के पीपल हैं, जिसमें कौन कौन आते हैं, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग हैं, ठीक है, लोमार्डी के लोग हैं, पोलैंड के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, आयरलैंड के लोग हैं, ठीक है, हंगरी के लोग हैं, और यहाँ पर लास्ट में सबसे आएंगे रसिया के लोग हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो कि कौन कौन से लोग यहाँ पर इस लाइन में आपको दिख रहे हैं। तो एक बार क्विक ओवरव्यू दे दिया जाए पूरे के पूरे इस इमेज का, ठीक है। इमेज को बनाया था, पहले मैं साइज हटा दूँ, इमेज को बनाया था किसने, फ्रेडरिक सोरियो ने, इमेज को बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है। और कब बनाया था, 1848 में, 1848 में बनाया था। नाम क्या दिया था उसने, द पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी कि राष्ट्रों के बीच संधि। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। और उसके इस विजुअलाइजेशन में उसने क्या विजुअलाइज किया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को। उसने कुछ सपना देखा था, उसने देखा था कि ये मेरा सपनों का संसार कैसा बनेगा, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य, यानी कि पूरे विश्व का, ठीक है, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक में बनाऊंगा। दूसरा ये है, अब इसमें गौर करिएगा कि दूसरे में क्या किया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग मिल करके, ठीक है, एक लंबी ट्रेन बना करके वन बाय वन करके आ रहे हैं कहाँ पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में, और इसे होमेज यानी कि वंदना, इसकी पूजा कर रहे हैं, और पूजा करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फीमेल फिगर है उसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, ठीक है, उसने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट पकड़ा है, ज्ञानोदय की मिसाल, और दूसरे में चार्टर ऑफ मेंस, राइट ऑफ मेंस, ठीक है, यानी कि आदमियों के अधिकारों का घोषणा पत्र पकड़ा है, जो कि मैंने पहले आपको समझा दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि इस लाइन में सबसे पहले आते हैं यूएसए और स्विट्ज़रलैंड के लोग। तो यूएसए और स्विट्ज़रलैंड के लोग आगे निकल गए हैं, ठीक है, होमेज प्रोवाइड करके। और पीछे से कौन आ रहे हैं, तो यहाँ पर है जर्मनी के पीछे है ऑस्ट्रिया, ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और ऐसे करते हुए आप सब अलग अलग फ्लैग्स को आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे लास्ट में है रसिया के लोग। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई हो।